हेलो बच्चों, आपका द कंसेप्ट चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के दूसरे क्लास में आए हुए हैं और आज के क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं को देखेंगे, जिसके कारण हमारे आगे आने वाले जितने भी कंसेप्ट्स होंगे उनको समझने में भी कोई परेशानी ना हो। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। तो हम लोग अपनी परिभाषा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रकाश स्रोत से, कि प्रकाश स्रोत कहते किसे हैं। तो प्रकाश स्रोत का डिफिनेशन यह होता है कि वे सभी पदार्थ जिनसे हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य हो सकता है, जलता हुआ मोमबत्ती हो सकता है, या फिर टॉर्च हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होता है, वैसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत की जब चर्चा की जाती है तो प्रकाश स्रोत में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी अपनी प्रकाश नहीं होती, बल्कि वो दूसरे पिंड से मिलने वाले प्रकाश या फिर किसी दूसरे प्रकाश स्रोत से मिलने वाले प्रकाश को परावर्तित कर करके खुद को चमकीला बनाते हैं। तो इस आधार पे जो है प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं को दो भाग में बांटा गया। पहले भाग में आने वाले वस्तुओं को हम लोग कहते हैं दीप्त वस्तु, और दूसरे भाग में आने वाले वस्तु को हम लोग कहते हैं अदीप्त वस्तु, या दीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ, या फिर इसको इस प्रकार से ही बोल सकते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो कहता है कि वैसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश ऊर्जा का निर्माण करते हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं दीप्त वस्तु या फिर दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे हम लोग बात करते हैं सूर्य का, तो सूर्य के अंदर जो है नाभिकीय संलयन नाम की प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के कारण सूर्य अपना प्रकाश को खुद उत्पन्न करता है। या फिर हम लोग जलता हुआ मोमबत्ती बोल सकते हैं। मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रिया के कारण जो है हमें लाइट देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमें सूर्य हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, या फिर हम लोग लाइट बल्ब बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब बोल सकते हैं, विद्युत बल्ब, जलता हुआ विद्युत बल्ब। तो ये सभी की सभी वस्तुएं कहलाएगी दीप्त वस्तु। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके पास स्वयं की प्रकाश नहीं होती, मतलब खुद तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, लेकिन दूसरे वस्तु से यानी कि दीप्त वस्तु से मिलने वाले प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे वस्तु को हम लोग कहते हैं अदीप्त वस्तु। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है चंद्रमा। पूर्णिमा के दिन में चंद्रमा काफी चमकीला दिखाई देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि चंद्रमा एक दीप्त वस्तु। चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और उस सूर्य के प्रकाश के कारण हमें चंद्रमा चमकीला दिखाई देता है। तो चंद्रमा हो गया एक अदीप्त वस्तु। या फिर ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है, कुछ भाग में चमकीला दिखाई दे रहा है, या फिर स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यह बोर्ड के पास स्वयं का प्रकाश है। यह बल्ब से आने वाले प्रकाश के कारण जो है स्वयं को प्रकाशमान कर रहा है। हमारे हाथ में जो पेन कलम है, इसके पास स्वयं का खुद का कोई प्रकाश नहीं। जब इस पे कोई प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें टकराती है, तो उस प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश के कारण जो है ये स्वयं को प्रकाशित करता है, या फिर इस लायक बनाता है कि हम लोग इस वस्तु को देख सकें। तो इस प्रकार की सभी वस्तुएं कहलाती है अदीप्त वस्तु। तो वैसी वस्तु जिसकी स्वयं की प्रकाश होगी दीप्त वस्तु कहलाता है, और वैसी वस्तुएं जिसके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, बल्कि दीप्त वस्तु से प्राप्त होने वाले प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करते हैं, उन्हें कहते हैं
तो ये तो हो गया प्रकाश स्रोत की बात। और यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश पूरी तरह पार कर जाता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश पूरी तरह पार नहीं करता, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं करता। यानी कि प्रकाश को पार करने के आधार पर हम लोग पदार्थ को तीन भागों में बांटते हैं। प्रकाश को पार करने के आधार पर हम लोग वस्तुओं को तीन भाग में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर पे आता है पारदर्शी, दूसरे नंबर पे आता है अपारदर्शी, और तीसरे नंबर पे आता है पारभासी। पारभासी तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्णतः पार कर, जो प्रकाश ऊर्जा है वह यदि किसी पदार्थ से पूर्णतः पार कर जा रही है तो वैसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, कांच से जो है प्रकाश पूरी तरह आर पार कर जाता है। यहाँ पे हम रंगीन कांच की बात नहीं कर रहे हैं। जब बात हम लोग रंगीन कांच की करेंगे तो उससे प्रकाश पूरी तरह आर पार नहीं करता, कुछ भाग पार करता है और कुछ भाग पार नहीं करता। यानी कि वहां पे हमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों की घटनाएं देखने को मिलती है। तो वैसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं पारभासी, मतलब जिनसे प्रकाश ऊर्जा का आंशिक मात्रा पार, पूरी तरह पार नहीं हो, ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं पारभासी। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश ऊर्जा बिल्कुल भी पार नहीं करती, और ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। जैसे लकड़ी की हम लोग बात कर लें, ईंट की बात कर लें, खुद के शरीर की बात कर लें, तो ये सभी के सभी पदार्थ कहलाएंगे यहाँ पे अपारदर्शी। और यदि हम लोग यहाँ पे पारभासी की बात करें, यदि पारभासी के एग्जाम्पल को उठाना हो तो यहाँ पे हम लोग उठा सकते हैं तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। जब कागज पर हम लोग तेल लगा देते हैं तो उस कागज के आर पार प्रकाश पूर्णतः पार नहीं करता, कुछ भाग पार करता है, कुछ भाग पार नहीं करता। दूसरे नंबर पे आता है रक्त, हमारा त्वचा। जब हम लोग अपने हाथ के ऊपर, आप लोग भी किए होंगे, जब इस प्रकार से हम लोग टॉर्च को जलाते हैं तो प्रकाश का कुछ भाग हमें इस तरफ निकलता हुआ दिखाई देता है, मतलब कुछ भाग निकल रहा है। तो हमारा रक्त हो गया, हमारी त्वचा हो गई, ये सभी के सभी पदार्थ जो है कहलाएंगे क्या? पारभासी। तो प्रकाश के पार करने के आधार पर जो है हम लोग वस्तुओं को तीन भाग में बांटते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश ऊर्जा पूर्णतः पार कर जाए उन्हें पारदर्शी कहते हैं। वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश ऊर्जा का कोई भी भाग पार ना करे उसको हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। और जब पारभासी की बात करते हैं तो जिनसे प्रकाश ऊर्जा का आंशिक भाग, थोड़ा सा भाग पार करेगा, और ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं पारभासी। अब तीनों पदार्थ में हमें प्रकाश के अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं पारदर्शी का, तो यहाँ पे हमें प्रकाश के अपवर्तन का गुण देखने को मिलता है। जितने भी पारदर्शी माध्यम है, जितने भी पारदर्शी पदार्थ है, हवा भी पारदर्शी पदार्थ होता है, पारदर्शी भौतिक पदार्थ है, तो पारदर्शी पदार्थ में हमें प्रकाश के अपवर्तन का गुण देखने को मिलता है। जब हम लोग अपारदर्शी पदार्थ की बात करते हैं तो प्रकाश का कोई भी भाग पार नहीं करता बल्कि अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। और हम लोग पहले वीडियो में चर्चा किए थे कि प्रकाश का वह गुण जिसमें प्रकाश जिस माध्यम से चल के आ रहा है उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उस गुण को कहते हैं परावर्तन। तो अपारदर्शी पदार्थ के द्वारा जो है पदार्थ परावर्तन के गुण को शो करता है। और बात जब पारभासी की करते हैं तो पारभासी में प्रकाश का कुछ भाग पार कर गया, तो जैसे ही पार करेगा वहां पे हम लोग को अपवर्तन का गुण दिखाई देता है, और कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा जिस माध्यम से प्रकाश चल के आ रही है, तो उस गुण को हम लोग कहते हैं परावर्तन। परावर्तन। तो पारभासी पदार्थ में हमें अपवर्तन और परावर्तन दोनों का गुण देखने को मिलता है।
अपारदर्शी में हमें केवल परावर्तन देखने को मिलता है और पारदर्शी में हमें केवल अपवर्तन देखने को मिलता है। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद यदि हम लोग अपने अगले परिभाषा की ओर बढ़े तो जो अगली परिभाषा उठती है वह है प्रकाश की। तीसरे नंबर, प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश किरण, लाइट रेज। तो प्रकाश का एक छोटा सा हिस्सा जो दो पॉइंट के बीच, एक पॉइंट हमारा ये और दूसरा पॉइंट हमारा बी, तो कहता है कि प्रकाश का वह भाग जो दो बिंदुओं के बीच एक सरल रेखा में गति करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण। और जब बहुत सारे प्रकाश किरण एक साथ मिल जाए इस प्रकार से, बंडल ऑफ लाइट रेज, प्रकाश किरणों के झुंड को, प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज। तो हमारे आसपास जितने भी प्रकाश स्रोत हैं वे सभी के सभी प्रकाश पुंज को ही निकालते हैं। तो ये जो प्रकाश किरण है उस प्रकाश पुंज का एक छोटा सा हिस्सा है जो दो पॉइंट के बीच एक सरल पथ पे गति करता है, एक सीधे पथ पे गति करता है। और जब बहुत सारे प्रकाश किरणों को हम लोग आपस में मिला देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज। अब यहाँ से प्रकाश पुंज के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रकार को हम लोग कहते हैं, प्रकाश पुंज के तीन प्रकार होते हैं। पहले प्रकार को हम लोग कहते हैं अभिसारी, दूसरे प्रकार को हम लोग कहते हैं अपसारी, और जो तीसरा प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं समांतर, समांतर प्रकाश। तो प्रकाश पुंज के कुल तीन प्रकार, अभिसारी, अपसारी तथा समांतर। अभिसारी का मतलब होता है कि यदि सभी प्रकाश किरणें जो है एक पॉइंट पे आकर के मिल जाए, जैसे कोई प्रकाश किरण इधर से आया, कोई प्रकाश किरण इधर से आया, कोई प्रकाश किरण इधर से आया, तो भिन्न भिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश किरणें जब एक पॉइंट पे मिलती है तो प्रकाश किरणों का इस प्रकार के समूह को हम लोग कहते हैं अभिसारी। अपसारी, पसरने वाला, मतलब एक पॉइंट से बहुत सारे प्रकाश किरण इस प्रकार से बाहर की ओर निकलेंगे, कुछ इस प्रकार से, और अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज में यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाए तो इस प्रकार के किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज के कुल तीन प्रकार होते हैं। अभिसारी, तो अभिसारी का परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आप लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश किरणों का वह समूह जो एक बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई मालूम पड़ती है। जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट पे ये मिल ही जाए। तो प्रकाश किरणों का वह समूह जो एक बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई मालूम प्रतीत होती है उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी। और बात जब अपसारी की जाए तो प्रकाश किरणों का वह समूह जो किसी एक पॉइंट से बाहर निकलती है या फिर निकलती हुई प्रतीत होगी और अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, तो प्रकाश किरणों के इस प्रकार के समूह को हम लोग कहते हैं अपसारी। और समांतर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रकाश किरणों का वैसा समूह जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाए उसे हम लोग कहते हैं समांतर किरण। तो इस प्रकार से हमें प्रकाश पुंज के तीन प्रकार देखने को मिलते हैं। यदि हम लोग आगे की परिभाषा की ओर बढ़े तो हमें जो अगला परिभाषा पढ़ना है वो परावर्तन से रिलेटेड है।
तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत कुछ भी हो सकता है। हमने अभी अभी इसका डेफिनेशन पढ़ा, प्रकाश स्रोत का परिभाषा पढ़ा कि वह वस्तु जिससे प्रकाश किरण बाहर की ओर निकलती है, या फिर वह वस्तु जो प्रकाश ऊर्जा को उत्पन्न करता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई प्रकाश स्रोत है और इससे बहुत सारी किरणें बाहर की ओर इस प्रकार से निकल रही है। लाइट बल्ब हो सकता है, सूर्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कि प्रकाश स्रोत से बाहर निकलने वाली किरण जो किसी पदार्थ पे आकर के टकराएगी, इस प्रकाश किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आने वाली किरण। कहाँ से आने वाली किरणें? तो प्रकाश स्रोत से आने वाली। और किसी पदार्थ के जिस बिंदु पर यह आपतित किरण टकराएगा, ये देखिए मान लेते हैं यह ए बिंदु पे टकराया, यह प्रकाश किरण आकर के बी बिंदु पर टकराया, यह प्रकाश किरण आकर के सी बिंदु पर टकराया, यह प्रकाश किरण आकर के डी बिंदु पर टकराया। तो कहता है कि आपतित किरण किसी पदार्थ के सतह पर जिस बिंदु पर टकराता है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और यदि प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से परावर्तित हो, मतलब आपतित किरण का वह भाग जो वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से आपतित किरण आ रही थी, तो इस किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और यदि प्रकाश किरण का भाग उसी माध्यम में ना लौट करके दूसरे माध्यम में चला जाए, कुछ इस प्रकार से, ये देखिए एक साथ परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, जैसे ही माध्यम परिवर्तन हुआ, तो जो ही माध्यम परिवर्तन होता है वहां पे जो है प्रकाश किरण कौन सा गुण शो करता है? अपवर्तन का गुण शो करता है। तो इस किरण को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और जो अगला डेफिनेशन है वो है विलंब। कोई भी प्लेन दिया रहे, कोई भी सतह दिया रहे, और यदि उस सतह पे हम लोग एक लंब खींचते हैं, तो उस लंब को हम लोग कहते हैं अभिलंब। जैसे हमारे पास ये एक प्लेन है, ये देखिए ये हमारे पास एक प्लेन है, कुछ इस प्रकार से निकला हुआ है बाहर की। और यदि इस प्लेन पे हम लोग एक लंब खींचते हैं, एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उस कोण को हम लोग कहेंगे अभिलंब। इस प्रकार से अभिलंब हमेशा सतह पर बनता है और लंब एक रेखा पर बनता है। इसको हम लोग याद रखें। हमेशा किसी सरफेस पर खींचा गया लंब को हम लोग कहते हैं अभिलंब। ठीक है, लंब मतलब समकोण। और जब एक रेखा पर हम लोग समकोण खींचते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लंब। तो ये थोड़ा सा छोटा सा अंतर है लंब और अभिलंब। तो इस प्रकार से हमें 1, 2, 3, 4 और 5 डेफिनेशंस को याद रखने पड़ेंगे कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश की जो किरणें बाहर निकलकर किसी वस्तु पे आके टकराती है, उस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। प्रकाश किरण का वह भाग जो आपतित किरण के माध्यम में वापस लौट जाए, उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। और प्रकाश किरण का वह भाग जो अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में चला जाता है, उस भाग को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु मतलब आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के टकराए, ये सरफेस कुछ भी हो सकता है। जैसे प्रकाश किरण अभी हम यहाँ पे खड़े, लाइट बल्ब से चल के आ रही है, हमारे शर्ट पे टकरा रहा है, हमारे सर पे टकरा रहा है, कहीं भी बाल पे टकरा रहा है, आंख पे टकरा रहा है, तो वो पॉइंट जहाँ पे आने वाली प्रकाश किरण टकरा रही है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। और यदि सतह है, जो भी सरफेस है, उस सरफेस पे यदि हम लोग एक लंब खींच दें, एक समकोण खींच दें, तो उसको हम लोग कहते हैं
अभी तो परावर्तन को पढ़ने के लिए कम से कम इतनी डेफिनेशंस को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इनका रिवीजन कीजिए, इन सभी परिभाषाओं को अपने मस्तिष्क में रखिए, दिमाग में रखिए, ताकि आगे आने वाले कंसेप्ट्स को जब हम लोग देखेंगे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।